साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार रेखवार आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपनी परिचर्चा के साथ में जो साक्षात्कार के संबंध में है, क्योंकि आप इतिहास विषय में सहायक आचार्य के साक्षात्कार दल के समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, और वो प्रश्न है कि इतिहास में काल विभाजन के क्या आधार हैं। तो इसका सामान्य सा उत्तर है, काल विभाजन कालगत प्रवृत्तियों की सामान्यीकरण और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर तमाम विश्वविद्यालयों में आधुनिक काल का जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग समय से शुरू होता देख सकते हैं हम लोग। किसी विश्वविद्यालय ने 1761 से मान रखा है, किसी विश्वविद्यालय ने 1707 से मान रखा है, किसी विश्वविद्यालय ने 1757 से मान रखा है। लेकिन सबकी एक ओवरऑल जो जर्नी है, यात्रा है समय की, उसमें एक बात स्पष्ट है कि कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन उस कालखंड में है। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत वास्तव में ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किए गए कालखंड हैं। हम औपनिवेशिक भारत में इस तरीके का विभाजन सबसे पहली बार देखते हैं जब जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत का काल विभाजन किया था। वो महान उपयोगितावादी विचारक थे, इतिहासकार भी थे और राजनीति शास्त्री भी थे। उन्होंने भारत का काल विभाजन आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हो, बता सकते हो कि काल विभाजन अपने हित साधन की दृष्टि से भी किया जाता है। उन्होंने हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, इस तरीके से भारतीय इतिहास का विभाजन किया था। जो उनका मंतव्य था भारतीय समाज की समझ को रूपाकार देना जो यूरोपीय दृष्टि से हो। उनके अपने मकसद रहे, उन्होंने उसके पीछे कारण बताए कि जब शासक जो ये विभाजन है उन्होंने धर्म के आधार पर किया, और वो भी शासकों के धर्म के आधार पर। प्राचीन भारत में राजसत्ता हिंदू लोगों के हाथ में थी, हिंदू शासक थे। जब इस्लाम को मानने वाले शासक बने तो उन्होंने मुस्लिम भारत कह दिया, और जब भारतीय व्यवस्था के नियंता या नियामक ब्रिटिश लोग बने तो उन्होंने ब्रिटिश भारत कह दिया। लेकिन वास्तव में क्या प्राचीन काल में सारे ही शासक हिंदू थे? नहीं। मौर्य शासक अशोक हिंदू नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के उपासक थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और भी हमको इस तरीके के उदाहरण दिखाई दे जाएंगे। खारवेल नामक जो शासक था वो जैन धर्म का अनुयायी था। आजीवक वगैरह भी थे, उनके मत को मानने वाले भी शासक थे। ऐसे ही हम मध्यकाल में आकर देखते हैं तो मध्यकाल में भी हम राजस्थान की बात ही कर लें तो राजस्थान में एक भी शासक इस्लाम का रहा हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मतलब राजपूताना में अधिकांश जो शासक थे वो हिंदू थे। तो कहने का मतलब ये है कि काल विभाजन कुछ कालगत विशेषताओं के आधार पर ही किया जाता है जिससे कि अध्ययन में सुविधा हो। ये आप अपने उत्तर में दे सकते हैं। जैसे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन थी, नवपाषाणकालीन जो क्रांति थी, जब मनुष्य ने स्थायी रहना सीखा, कृषि करना सीखा, वहाँ से लेकर के और सभ्यताओं के उद्भव तक, विकसित नगरों तक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के बढ़ने तक, ये सारी जो व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। और विशेषकर उत्तर मौर्य काल में यानी मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से तो बड़ा ही समृद्ध और अच्छा समय था भारत के इतिहास का। शुंग, कर्ण और मौर्य सातवाहन जो शासक थे उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया था, और उस समृद्धि का लाभ हमें गुप्त काल में देखने को भी मिलता है। लेकिन रोमन साम्राज्य का जब पराभव हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सब जगह से ही प्रभावित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावित हो जाने के कारण उसका भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक नई तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। उस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं क्या थी? जैसे सामंतवादी प्रवृत्तियों का उदय, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में यानी विनिमय के रूप में मुद्रा का कम हो जाना विनिमय के माध्यम के रूप में,
सामंतवादी शक्तियों का उदय, धर्मांधता का युग, धार्मिक गतिविधियों का, कर्मकांडों का बोलबाला, धर्मतंत्र का विकसित होना, इस तरीके की चीज़ें हमें न केवल भारत में देखने और स्थानीयता का उदय भारत में भी हमको देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे स्थानीय राज्यों का उद्भव हो जाता है बहुत सारे। इसी तरीके से यूरोप में भी हमको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पूरे डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको केवल साक्षात्कार में जल्दी से जल्दी सहज तरीके से सामान्य शब्दों में आपको अपनी बात खत्म करनी है। तो जो मध्यकालीन समाज की विशेषताएं यहाँ सामने आ रही हैं वो इस तरीके से हैं कि स्थानीयता का उदय, प्रतिगामी शक्तियों का उदय, सामंतवादी प्रवृत्तियों का उदय, बंद अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा में कमी, यानी कि वस्तु विनिमय में वृद्धि होती है। भारत में भी हम देखते हैं भूमिदान जैसी जो घटनाएं हैं वो देखने को अधिक मिलती हैं। यदि हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय, आधुनिक काल है, उसके लिए भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हेतुवाद। हेतुवाद का सीधा सा मतलब है किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। दूसरा, प्रगति की अवधारणा में विश्वास। आशावाद, यानी कि मनुष्य अपने जीवन के चरम लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर लेगा, एक उच्चतम स्तर पर वो अपने विकास को ले जाएगा। मानववाद, और मनुष्य मात्र की जो गरिमा में वृद्धि थी वो हमें आधुनिक काल में ही देखने को मिलती है। मध्यकाल तक तो ये माना जाता था कि धार्मिक ग्रंथों में भी हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य तो ये तो मृत्यु लोक है और मनुष्य को तो अपने कर्मों की सजा के कारण यहाँ आना पड़ा, और इस तरीके की कुछ कुछ बातें धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती हैं प्रकारांतर से, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो इस्लामिक कोई धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ हो। उनमें अलग अलग तरीके से थोड़े बहुत मतांतर से इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हमें एज ऑफ रीजन में जब हम प्रवेश करते हैं, बुद्धिवाद के युग में हम देखते हैं, प्रबोधन काल में देखते हैं, जो हर चीज़ को तार्किक कसौटी पर खरा कस के देखते हैं कि इस समाज को चलाने वाला आपसे पहले क्या था। विलियम क्लार्क की एक बुक का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उसने लिखा है साइंस इन एनलाइटेंड यूरोप। तो उसमें उसने बताया है कि इस दुनिया को चलाने वाला वो ईश्वर नहीं है जो कि धर्म ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया है, बल्कि वो ईश्वर है, ईश्वर वो चीज है जो कि इस संसार को चलाने वाली तार्किक प्रक्रियाओं में निहित है। तो कुल मिलकर के आशावाद, प्रगतिवाद, मानववाद, हेतुवाद, ये विशेषताएं हमें जहाँ भी देखने को मिलती हैं उसको हम सामान्यतः आधुनिक काल की या आधुनिक समाज की संज्ञा प्रदान कर देते हैं। भारतीय समाज में हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के बाद भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण में थोड़ा सा अंतर है। भारतीय पुनर्जागरण थोड़े बाद की घटना है, फिर भी राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनके क्रियाकलापों में हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे पुरातन पंथी और दकियानूसी प्रथाओं के केक को तोड़ा था, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा को अप्रासंगिक बताया। यानी हर चीज की उपयोगिता के आधार पर कीमत निर्धारित हुई, तर्क के आधार पर हर चीज को कसा गया। तो इस तरीके से ये एक सामान्य जो आंसर हो सकता है जो आप इसको दे सकते हैं। प्राचीन काल की विशेषताएं मैंने आपको बता दी, मध्यकाल की आपको बता दी कि किस तरीके से सामंतवादी प्रवृत्तियां, प्रतिगामी शक्तियां, बंद अर्थव्यवस्था। प्राचीन काल की व्यवस्थाएं, मनुष्य ने कैसे नवपाषाण कालीन जीवन से अपने को सभ्यताओं के विकसित नगरों तक पहुंचाया था, और उसका जो लैंडमार्क है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो रोमन साम्राज्य का जो पराभव हुआ था वहां से वो डिक्लाइन होना शुरू होता है मामला प्राचीन काल का। और आधुनिक काल के लिए मैंने आपको हेतुवाद और आशावाद और मानववाद और प्रगतिवाद, इन सब की बातें बताई। तो इस तरीके से इन विशेषताओं को हम पूरी दुनिया के इतिहास के संदर्भ में देख करके काल विभाजन को एक सहज रूप में कर सकते हैं। बाकी इसका कोई मानक आधार नहीं है, अध्ययन की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ में चलते चलते आप लोगों के सामने एक और प्रश्न रखूंगा, क्योंकि ये अपनी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित हो रही है, तो वो कई ट्रिकी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी आपसे चर्चा करते करते ही मेरे दिमाग में आया, और वो ये है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ऐसे में आगे भी जो इस सीरीज के जो वीडियो बनाऊंगा आपको साक्षात्कार की दृष्टि से उपयोगिता प्रदान करने वाले,
उनमें मैं आपको ऐसे तमाम सवाल जो मेरे दिमाग में आएंगे वो मैं आपसे करता रहूंगा। तो अभी मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि भाई यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में राजस्थान के किन किलों को सम्मिलित किया है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। 6 किले हैं, 6 हिल फोर्ट्स हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें चित्तौड़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ के बाद रणथंभौर का फोर्ट है यानी सवाई माधोपुर में है जो, झालावाड़ का गागरोन फोर्ट है, जयपुर का आमेर फोर्ट है और जैसलमेर का फोर्ट है। इन 6 किलों को आप नाम से याद रख जाना, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग हमारे विषय में चल रहा होता है और अचानक से राजस्थान के इतिहास का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित कर दिया जाता है, तो एकदम से हड़बड़ाहट में हमारे दिमाग में या तो चीज आती नहीं है, आती है तो एक इधर हो गई और एक उधर हो गई। तो ये बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख लेना। मैं भी आपको इसीलिए बता रहा हूं इसको कि चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर, ये 6 हिल फोर्ट हैं। यूनेस्को ने इनको अपनी साइट, हेरिटेज साइट में जो शामिल किया है उसके लिए हिल फोर्ट शब्द ही यूज किया है। तो ये इस तरीके से आप इनको याद रखना, और आगे जो कुछ महत्वपूर्ण लगेगा वो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, जो साक्षात्कार से संबंधित जो मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मिल करके, उसमें आपके साथ में डिस्कस करता रहूंगा, साझा करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे साथियों। अभी के लिए धन्यवाद।